अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन दोबारा से अपने पुराने रूप में आ गया था। कुछ दिन पहले राजा भीमसेन ने उसे अपने महल में बुलाया था। वो जानना चाहते थे कि कहीं आर्यन को राजकुमारी वंदिता के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं। मगर राजकुमारी वंदिता का नाम सुनकर आर्यन ने कुछ ऐसा बर्ताव किया था जिसे देखकर राजा भीमसेन भी चौंक गए थे। उसने राजा भीमसेन को बताया था कि वो राजकुमारी वंदिता को नहीं जानता था। जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली, राजा भीमसेन समझ गए कि दाल में कुछ काला है। आर्यन के वहां से जाते ही उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और अपनी सेना को आर्यन के अड्डे पर हमला करने के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी वंदिता अभी भी भूषण के टेंट के खंबे से बंधी हुई थी। जब से उसे आर्यन के बारे में मालूम चला था, वो दिन रात बेचैन सी रहती थी। वो आर्यन के बिना नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उससे मिलकर वो उसे उनके प्यार भरे लम्हों के बारे में याद दिलाना चाहती थी। जैसे ही उसके मन में ये बात आई, वो जानती थी कि उसे वहां से भागना होगा। अब दुख मनाने का समय नहीं रह गया था, बल्कि जो कुछ हो रहा था उसे रोकने का समय आ गया था। भूषण हमेशा की तरह अपने कमरे में मौजूद नहीं था, इसलिए राजकुमारी वंदिता ने समय नहीं कमाया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को कई बार खींचने की कोशिश की, लेकिन वो रस्सी ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी। मगर वंदिता को यूं ही सबसे ताकतवर होने का वरदान नहीं मिला था। उसे याद था कि जब वो और आर्यन अभ्यास करते थे तो आर्यन ने उसे दुश्मन से बचने के लिए कई तरकीबें सिखाई थी। राजकुमारी वंदिता ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को ढीला रखकर जोर से खींचा। उसकी रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। इसी तरह वो मेहनत करती रही। कुछ देर में रस्सी इतनी ढीली हो गई कि वो धीरे से अपना एक हाथ बाहर निकाल सकती थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। पल पल में उसकी नजर टेंट के दरवाजे पर जा रही थी। अगर इस वक्त कोई उस टेंट में आ गया तो वो बच नहीं पाएगी। कुछ ही पल में उसके दोनों हाथ छूट चुके थे। वो तुरंत जमीन से उठी और भागने के लिए तैयार हो गई, मगर तभी उसे टेंट के बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। वो तुरंत एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि कैसे लड़खड़ाते हुए आर्यन भूषण के टेंट में आया था, मगर आज वो इतने नशे में था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं। वो एक पल रुका, मगर अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वंदिता तुरंत उसकी तरफ भागी और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बारे में कैसे भूल गए, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें हमारे प्यार के बारे में जरूर याद दिलाऊंगी, ये मेरा वादा है। इतना कहकर वो वहां से तुरंत भाग गई। रात होने के कारण बाहर सिर्फ दो ही लोग पहरा दे रहे थे, जिनको चकमा देना राजकुमारी वंदिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही दूर भागने के बाद उसे अपने पिता के राज्य सैनिक नजर आए। उसने एक चैन की सांस ली। वो सभी उसको देखकर चौंक गए। राजकुमारी वंदिता इतनी थकान से भरी हुई थी कि अगले ही पल वो बेहोश हो गई। जब अगली बार उसकी आंख खुली तो वो राजमहल में अपने कमरे में लेटी हुई थी। राजा भीमसेन उसे जागा हुआ देख तुरंत उसके पास आए और बोले, बेटा तुम इतने दिनों से कहां थी? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। मेरे इस कमजोर दिल को आज चैन आया है। वंदिता राजा भीमसेन को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि भूषण पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अपने पिता को भूषण के बारे में बताया तो उसके पिता आर्यन के अड्डे पर हमला बोल देंगे, जिसके कारण ना सिर्फ भूषण मगर आर्यन भी दिक्कत में आ जाएगा। और इस वक्त वंदिता उसे दिक्कत में नहीं डाल सकती थी, बल्कि वो उससे मिलकर उन दोनों के प्यार को वापस लाना चाहती थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, मुझे भैरवगढ़ के राजा ने अगवा कर लिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उस राजा को मार दिया है। आखिर मैं आपकी बेटी हूं। राजा भीमसेन उससे और भी सवाल करना चाहते थे, लेकिन वंदिता बोली, पिताजी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, कुछ देर और सोना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
राजा भीमसेन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। मगर वंदिता के कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने एक प्रण ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अगले दिन भूषण अपने टेंट में आया तो वो चौंक गया, क्योंकि राजकुमारी वंदिता वहां नहीं थी, बल्कि उसकी जगह जमीन पर आर्यन बेहोश पड़ा हुआ था। भूषण गुस्से से उबल उठा और चिल्लाते हुए बोला, यह सब क्या है आर्यन? जागो, राजकुमारी वंदिता कहां गई है? भूषण की आवाज सुनकर आर्यन अपनी नींद से जागा और हड़बड़ाते हुए जमीन पर बैठते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने उसकी भागने में मदद की है? भूषण ने आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए कहा। तब आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं रात को यहां कैसे आया। भूषण अपनी सबसे कीमती चीज खो चुका था। वो चिल्लाते हुए आर्यन से बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इसमें गलती है या नहीं। तुम इसी वक्त राजकुमारी वंदिता को दोबारा से पकड़कर मेरे पास लाओगे। आर्यन अपने चाचा जी की एक भी बात नहीं टालता था। बचपन से ही उसके पिता के गुजर जाने के बाद वो भूषण को ही अपना पिता मानता था। इसलिए उसने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है चाचा जी, मैं उस राजकुमारी वंदिता को यहां ले आऊंगा, लेकिन आप उसे अगवा क्यों करना चाहते हैं? अगर राजा भीमसेन को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। भूषण जानता था कि आर्यन अपनी याददाश्त खो चुका है। वो समझ गया था कि यही सही समय है आर्यन का दोबारा से इस्तेमाल करने का। इसलिए उसने तुरंत कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठो, मगर यह तब तक संभव नहीं है जब तक राजकुमारी वंदिता हमारे बीच है। हम उसे आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन जब तक वो हमारे कब्जे में है तब तक हम मिलकर राजा भीमसेन को मौत के घाट उतार सकते हैं। मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे कि किसी ने उसका दिमाग फेर दिया। वो बोला, तो आपने मुझे ये बात पिछले इतने दिनों में क्यों नहीं बताई? मैं कब का राजा भीमसेन पर आक्रमण कर चुका होता और वो राजगद्दी हमारी होती। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी वंदिता को दोबारा से यहां ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर भूषण के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो आर्यन की पीठ थपथपाते हुए बोला, मुझे मालूम था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब जाओ और काम पर लग जाओ। आर्यन इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि भूषण एक बार फिर उसका फायदा उठा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शीतलपुर में ढोल ताशों के साथ एक घोषणा की जा रही थी। राजमहल से आया हुआ एक सैनिक अपनी तेज आवाज में कह रहा था, सुनो सुनो सुनो, राजा भीमसेन ने राजकुमारी वंदिता का स्वयंवर करने का फैसला ले लिया है। आप सभी इस स्वयंवर में आमंत्रित हैं। राजकुमारी वंदिता से शादी करने के लिए दूर दूर से योग्य योद्धा आएंगे। राजा भीमसेन चाहते हैं कि उनकी प्रजा जाकर उनकी बेटी को आशीर्वाद दे। वो सैनिक किसी बात को दोहराए जा रहा था। जहां एक तरफ राजा भीमसेन ने भैरवगढ़ पर दोबारा से हमला बोल दिया था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर करने का फैसला ले लिया था। वहीं जैसे ही ये बात राजकुमारी वंदिता को मालूम चली, वो गुस्से में तमतमाती हुई अपने पिता के पास पहुंच गई और चिल्लाते हुए बोली, पिताजी ये सब क्या है? मुझे लगा था कि आप मुझे इस गद्दी के लायक मानते हैं और मैं ही शीतलपुर पर राज करने वाली हूँ, मगर आप मेरा स्वयंवर करके मुझे यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर राजा भीमसेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो बोले, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मुझे लगा था कि तुम अपने मकसद को भूल चुकी हो। हाँ, मैं तुम्हारा स्वयंवर करवा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरे राज्य भेज दूंगा। तुम्हारे स्वयंवर के बाद मैं अपनी राजगद्दी तुम्हें सौंप दूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम अकेले जीवन ना जियो, तुम्हारे साथ एक साथी हो। नहीं पिताजी, मैं ये स्वयंवर नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि आप मेरी अच्छाई के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति से प्यार नहीं करती हूं उसके साथ अपना पूरा जीवन नहीं जी सकती, राजकुमारी वंदिता ने कहा। मगर तभी राजा भीमसेन बोले,
तुम ये स्वयंवर करना चाहती हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा स्वयंवर होगा और तुम उसी के गले में माला डालोगी जिससे मैं कहूंगा। इतना कहकर वो उस कमरे से चले गए। राजकुमारी वंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो जानती थी कि उसके पिता उसकी एक नहीं मानने वाले थे। उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था और वो था आर्यन को सब कुछ याद दिलाना। और अगर आर्यन को सब कुछ याद आ गया तो वो स्वयंवर में हिस्सा ले सकता था। फिर वंदिता उसी के गले में अपनी वरमाला डाल देगी। वो तन मन से आर्यन की हो चुकी थी और इसलिए वो उसी से शादी करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत एक बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसके सामने खड़ा वो जीव सिद्धांत के पास आया और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, मैं तुम्हें इस दलदल से बचा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिद्धांत ने तुरंत उससे कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? तब वो जीव एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, हम दोनों एक छोटा सा खेल खेलेंगे। मैं तुम्हें 5 चुनौतियां दूंगा। तुम्हें उन चुनौतियों को पूरा करना होगा। अगर तुमने उन 5 को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें यहां से आसानी से जाने दूंगा, और अगर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया तो? सिद्धांत ने तुरंत पूछा। वो जानता था कि अतीत में आने के बाद किसी ने भी उससे आज तक बिना किसी मतलब के डील नहीं की है। उसका सवाल सुनते ही वो जीव और भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम उन 5 में से एक भी चुनौती हार गए तो मैं तुम्हारी एक सबसे अच्छी याद को चुरा लूंगा। यह सुनते ही सिद्धांत चौंक गया। वो समझ गया कि उसके सामने जो जीव था वो लोगों की यादें लेकर जीवित था। तभी उसका चेहरा इतना सफेद और डरावना नजर आ रहा था। मगर सिद्धांत को वहां से निकलना था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। अब तुम मुझे बताओ कि मेरी पहली चुनौती क्या होगी? जैसे ही सिद्धांत ने उसकी बात मानी, वो जीव खुशी के कारण हंसने लगा। उसके काले दांत देखकर सिद्धांत घबरा गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जीव धरती से बिल्कुल नहीं था। उसने एक चुटकी बजाई। अचानक से सिद्धांत के आजू बाजू का माहौल पूरी तरह से बदल गया और अब वो दलदल में नहीं था बल्कि साफ जमीन पर खड़ा हुआ था। मुझे चमकती हुई चीजों का बहुत शौक है। यहाँ से कुछ दूर ऐसे फूल हैं जिनके अंदर चमकते हुए मोती मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वो मोती लेकर आओ। वो जीव बोला। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धांत चौंक गया था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे उस जीव की बात सुननी ही थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पहली चुनौती को पूरा करने के लिए निकल गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत उस जीव की 5 चुनौतियां पूरी कर पाएगा? क्या राजकुमारी वंदिता का स्वयंवर किसी और से हो जाएगा? क्या आर्यन को अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या भूषण अपने मकसद में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।